भारत इज माई होम के एक्सप्लेनेशन के दूसरे पार्ट के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पैराग्राफ 5 तक बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हुए। हमने पहले पार्ट वाले वीडियो में पैराग्राफ 2 तक इस चैप्टर को समझ लिया था। आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ में, और ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट को आप कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आप वो पार्ट देख चुके हैं तो चलिए इसे आगे समझना शुरू करते हैं। इसके आगे जाकिर हुसैन ने कहा है कि आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। इस लाइन में आए हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो पहला शब्द है इसमें अश्योर। अश्योर का अर्थ होता है आश्वासन देना, आश्वासन यानी भरोसा दिलाना। दूसरा शब्द है इसमें एंटर। एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना किसी चीज में, जैसे एंटर दिस ऑफिस यानी कि इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं। इसके बाद एक शब्द है स्पिरिट। यहां पर स्पिरिट का अर्थ है उत्साह, बहुत ही जोश के साथ। फिर एक शब्द आया हुआ है प्रेयरफुल। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि ये शब्द जो है वो प्रेयर से बना है। तो प्रेयर का अर्थ होता है प्रार्थना। तो प्रार्थना के समय जिस तरह से श्रद्धा वाला भाव होता है, वही भाव यहाँ पर जाकिर हुसैन उसी की बात कर रहे हैं। तो प्रेयरफुल यानी प्रार्थनीय, श्रद्धेय। और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी विनम्रता को कहते हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है डेडिकेशन। डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण, पूरी तरह से समर्पित होना उस चीज के प्रति, कहीं कोई कसर ना बाकी रहने देना। इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं आपको केवल भरोसा दिला सकता हूँ, आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं इस ऑफिस में जो प्रवेश कर रहा हूँ, मैं पूरे उत्साह के साथ प्रवेश कर रहा हूँ, जिसमें कि प्रार्थनीय, बिल्कुल श्रद्धेय स्तर की मेरी विनम्रता रहेगी और मेरा संपूर्ण समर्पण रहेगा इस पूरे में। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर डेली 9 बजे आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड हो रहा है, आपके पूरे बुक के सिलेबस को कवर करवाने के लिए। इसलिए अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नए हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि ऐसा कोई चैनल है जहाँ बिल्कुल रेगुलर क्लासरूम की तरह पढ़ाई हो रही है। अब एक बार यहाँ पर इस लाइन से निकलने वाले पॉसिबल ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल डैश एंड टोटल डैश। अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा है कि प्रेयरफुल के बाद ह्यूमिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया था और टोटल डेडिकेशन की बात हो रही थी। तो आपको वही यहाँ पर फिल करना है, यानी कि एक में ह्यूमिलिटी आएगा और एक में डेडिकेशन। ये आपका पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस लाइन से। इसके बाद वाले लाइन में जाकिर हुसैन कहते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द of India. It is the constitution of a comparatively new state, which its free citizens have for the first time in history given to themselves. इस लाइन में अगर इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो एक शब्द इसमें आया हुआ है ओथ। ओथ का अर्थ होता है शपथ लेना, हमने इसके पहले पार्ट में भी देखा था। लॉयल्टी का अर्थ होता है वफादारी। लॉयल मीन्स होता है वफादार, जो वफादार हो, और लॉयल्टी यानी वफादारी। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बोलते हैं, हमारे देश का एक संविधान है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है इंग्लिश में। फिर कंपैरेटिवली, कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को, तो कंपेयर करने का अर्थ होता है तुलना करना, तो कंपैरेटिवली का अर्थ होता है तुलनात्मक रूप से। और सिटीजन कहते हैं नागरिकों को, जिस भी देश में कोई रह रहा है और अगर उसे उस देश में रहने की बिल्कुल इजाजत है, उसके पास कागजात हैं, तो वो उस देश का नागरिक कहलाता है, उसे सिटीजन कहा जाता है। अब यहाँ पर पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि मैंने अभी तुरंत भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कैसा संविधान है? अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो एक नई स्टेट का संविधान है। भारत बहुत पुराना था, लेकिन नया स्टेट यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है तुलनात्मक रूप से? क्योंकि इसके जो फ्री सिटीजन्स हैं, इसके जो आजाद नागरिक हैं, जो कि अभी तुरंत आजाद हुए हैं, कुछ ही दिन हुआ है, उन्होंने पहली बार इतिहास में कि ऐसा कोई संविधान खुद को समर्पित किया है। इसलिए जाकिर हुसैन यहाँ पर स्टेट को नया कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत के संविधान को पहली बार यहाँ पर लागू किया गया है इस आजाद देश के लोगों के द्वारा, इसलिए इसे नया स्टेट कहना चाहिए। यहाँ से भी एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हमारा निकल सकता है कि डॉक्टर हुसैन टेक्स द ओथ ऑफ डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान के प्रति किस चीज की शपथ ली थी उन्होंने? तो अभी जस्ट हमने देखा था कि वो था लॉयल्टी का, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लॉयल्टी। इसके बाद के पार्ट में जाकिर हुसैन कहते हैं कि इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया and through cooperation of diverse
ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar ways. इस सेंटेंस के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं तो पहला एक शब्द आया हुआ यंग। यंग मीन्स होता है युवा, जवान। एंशियंट यानी प्राचीन, जो हमसे पहले रहा करते थे, बहुत समय पहले, उन्हें प्राचीन कहा जाता है। थ्रू मतलब होता है उस चीज के जरिए, थ्रू मतलब के द्वारा, जिससे होते हुए। और मिलेनिया कहते हैं सहस्त्राब्दी को, जो हजारों सालों का समय होता है उसे मिलेनिया कहा जाता है। कॉपरेशन, कॉपरेशन का अर्थ होता है सहयोग। डाइवर्स मीन्स होता है विविध, यानी अलग टाइप का, जिसमें बहुत ही अंतर हो। डिफरेंट जैसे सुनते हैं हम लोग, तो डाइवर्स उसी तरह से है। एथनिक का अर्थ होता है मानव जाति से रिलेटेड, सजातीय, नस्ल से रिलेटेड। एलिमेंट यानी तत्व, जो उससे जुड़े हुए जो अवयव होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आप एलिमेंट्स बोलते हैं। स्ट्राइव का अर्थ होता है संघर्ष करना, उस चीज को पाने के लिए बहुत पुरजोर कोशिश करना। रियलाइज का अर्थ होता है अनुभव करना, अनुभूति का हिस्सा बन जाना किसी चीज का। टाइमलेस, जो कि समय से परे हो, अनंत काल की तरह। एब्सोल्यूट का अर्थ होता है जो पूरी तरह से, बिल्कुल अंतिम सच की तरह, यानी कि उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, फिर उसके बाद दूसरा कुछ नहीं हो सकता। वैल्यूज यहाँ पर मूल्य को कहा जा रहा है। और पेक्यूलियर का अर्थ होता है खास, वे मीन्स तरीका, तो खास तरीका, अपना अलग ही तरीका। इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग की बात करें तो इट इज अ यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी कि ये प्राचीन लोगों का एक नया राज्य है, एक युवा राज्य है, जिसने सहस्त्राब्दी के जरिए, लंबे हजारों सालों से होते हुए, जो इसके विविध सजातीय तत्व थे, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जीवन शैली को जीते हुए, उनके सहयोग से इसने कुछ ऐसे वैल्यूज को एक्सपीरियंस किया है जो कि टाइमलेस हैं, यानी कि वो अनंत काल तक महसूस किए जा सकते हैं। साथ ही वो अपने आप में कंप्लीट भी हैं। और ये सब कुछ पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, वो अपनी तरह में बहुत अलग तरीके का था। और ये सब कुछ उन्होंने बिल्कुल खास अंदाज में किया है। इनका अपना एक तरीका रहा इस पूरी सभ्यता को डेवलप करने का, इस पूरे के पूरे सिस्टम, इस पूरे के पूरे कल्चर को खड़ा करने का। यहाँ से भी हमारे पास एक पॉसिबल ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिया इज अ डैश स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी कि प्राचीन लोगों के कैसे राज्य के भारत को जाकिर हुसैन देख रहे थे। तो यहाँ पर इंडिया इज अ यंग स्टेट, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है पहली लाइन में कि इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, तो हमारा आंसर यहाँ पर वही रहेगा कि यंग स्टेट। इसके बाद जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज फॉर दो सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू may become inadequate with the change of circumstance. The value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization. इस सेंटेंस के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला वर्ड है प्लेज। प्लेज को हमने पहले पार्ट में भी देखा था अच्छे से। इसका अर्थ होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना। सर्विस यानी सेवा। कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस, बहुत ही बुलंद टाइप का। रियलाइजेशन यानी अनुभूति। इनएडिक्वेट, ये शब्द एडिक्वेट से बना हुआ है। एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त होना और इनएडिक्वेट का अर्थ होता है अपर्याप्त। सर्कमस्टेंस कहा जाता है हालात को। और इटरनली मतलब होता है जो हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए, यानी ये समय के परे। जैसे टाइमलेस एक शब्द इस्तेमाल किया गया था पीछे, उसी तरह। वैलिड मतलब होता है वैध, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है वो खत्म नहीं होती है। और प्रेस का अर्थ होता है दबाव देना उस चीज पर, उसकी तरफ धकेलना। और रियलाइजेशन का अर्थ होता है अनुभूति। तो यहां पर इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? तो सबसे पहले लाइन में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। यहां पर जिन वैल्यूज की बात कर रहे थे जाकिर हुसैन, उन वैल्यूज के प्रति समर्पण की बात करते हैं। वो वैल्यूज जो हमारे प्राचीन लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया है। क्योंकि यहाँ जो फोर है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्योंकि है। आगे चल करके जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो इसे और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। यहाँ पर फोर का अर्थ क्योंकि है, क्यों वो आखिर इस वैल्यू के लिए समर्पित हो रहे हैं। तो ये कहते हैं क्या कि अगर हम कुछ ठोस रियलाइजेशंस की बात करें, वो आने वाले समय में हालात के साथ इनएडिक्वेट हो जाते हैं, अपर्याप्त हो जाते हैं, उनसे काम नहीं बन पाता। लेकिन जो वैल्यूज होते हैं हमारे, वो वैल्यूज इटरनली वैलिड होते हैं, वो हमेशा के लिए हमारे साथ होते हैं और वो हमें हमेशा ही नई अनुभूतियों की तरफ
पुश करते हैं, नई अनुभूतियों की तरफ ले जाते हैं। मैं इसे एक अलग एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सेंटेंस थोड़ा टफ हो रहा है समझने में आपको, मैं समझ रहा हूँ इसको। यहाँ पर आप इसे अपने पढ़ाई की आदत से जोड़ करके देखिए कि आपको अगर पढ़ने की आदत है और हर चीज़ में इंटरेस्ट है आपका कि मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी जानना है, हर कोई नया टर्म जब आपके सामने आता है तो आप उसके बारे में जानने के लिए हर कोशिश करते हो। अब इमेजिन करो कि आज कोई भी चीज़ आपने सीखा और वो चीज़ सपोज दैट राजनीति से रिलेटेड थी, तो एक हद के बाद क्या हो जाएगा, वो चीज़ रिलीवेंट नहीं रह जाएगी। यानी जैसे ही सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन बदल जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो आउटडेटेड हो गया, लेकिन अगर आपके अंदर एक वैल्यू था, वो जो वैल्यू है वो है सीखने की, वो मूल्य था आपके अंदर कि आप कोई भी चीज जब देखते हो तो उसको आप जरूर सीखने की कोशिश करते हो, वो जो है हमेशा वैलिड होता है। इस वजह से आप क्या कर लोगे, एक फ्रेश रियलाइजेशन की तरफ, एक नए रियलाइजेशन की तरफ वो आपको जरूर पुश करेगा। वो पुश करेगा तो क्या होगा, फिर आप नए रियलाइजेशंस बनाओगे, नई चीजों को सीखोगे, नई तरह से आप राजनीति को समझ पाओगे। तो ये हर जगह अप्लाई होता है। आपने कोई भी नया स्किल सीखा, वो कुछ समय के बाद हो सकता है वो इनएडिक्वेट हो जाए, लेकिन चाहे वो कितना ही कंक्रीट क्यों ना हो, चाहे आपने कितने ही अच्छी तरह से सीखा हो, वो कुछ समय के बाद इनएडिक्वेट हो ही जाता है। तो अब ऐसे में क्या करना होगा, अगर आपके अंदर वैल्यूज हैं नया सीखने की, तो आपके अंदर फिर से नए रियलाइजेशंस आएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर जाकिर हुसैन इसी पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये लाइन लिखा है कि मैं उन्हीं वैल्यूज के प्रति खुद को समर्पित करूंगा, उन्हीं वैल्यूज के लिए सेवा करूंगा। यहां से भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है कि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू may become inadequate with the change of circumstances but dash remains eternally valid। यहां पर बात हो रही है क्या कि कौन सी वो चीज है जो कि हमेशा के लिए वैलिड होती है। अभी जस्ट हमने जाना कि जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हमेशा वैलिड होते हैं। हमारा मेन यहाँ से मैसेज भी यही था इस पूरे सेंटेंस का कि हमें मेन फोकस करना चाहिए वैल्यूज डेवलप करने में, रियलाइजेशंस तो उसके साथ ऑटोमेटिक आएंगी। अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future। इस सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं उनकी बात करें तो एक शब्द है इसमें पास्ट। पास्ट को हम सभी जान रहे हैं कि अतीत को कहते हैं हम पास्ट, जो बीत गया, जो भूतकाल है। नॉट डेड, डेड का अर्थ है यहाँ पर मृत। डाई मीन्स मरना होता है, डेथ मीन्स मृत्यु, और डेड मीन्स मरा हुआ। स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, और अलाइव का अर्थ होता है जिंदा। डायनामिक यानी जो चलता फिरता हो, जिसमें मूवमेंट होता हो, वो डायनामिक कहलाता है। और इन्वॉल्व का अर्थ होता है शामिल होना। डिटरमाइन मीन्स होता है पता करना, उस चीज को मालूम करना, उस चीज की जानकारी लेना। क्वालिटी का अर्थ हम लोग जानते हैं गुणवत्ता को कहते हैं। और प्रोस्पेक्ट कहा जाता है यहाँ पर पहलू को। कितने ही पहलू होते हैं, जैसे कि पहलू को एक आसान भाषा में समझते हैं कि आपकी लाइफ में कई प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके लोगों से रिश्तों को लेकर के होते हैं, कुछ आपके पहनने ओढ़ने को लेकर होते हैं, कुछ खाने पीने को। और आपको इन सभी चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल खाने पीने के बारे में दिन भर सोचें, या केवल अपने साथ के लोगों के बारे में दिन भर सोचें, या केवल पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं खाना पीना छोड़ कर। तो ये सारे जो डायमेंशन है हमारी लाइफ के, वो एक तरह से प्रोस्पेक्ट्स कहलाते हैं। अब इस पूरे लाइन के मीनिंग को समझते हैं। यहां पर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी कि पास्ट जो है वो मृत और स्थिर नहीं है। हम सोचते हैं कि पास्ट है, गुजर गया कोई चीज तो वो मृत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि इट इज अलाइव एंड डायनामिक। वो जिंदा भी है और मूविंग भी है, यानी कि वो स्थिर नहीं है, एक जगह पर टिका हुआ नहीं है, बल्कि जिंदा भी है और वो असर भी डाल रहा है हमारी लाइफ पर। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट। और ये कहाँ शामिल है, हमारे प्रेजेंट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने में, उसे तय करने में। यानी कि हमारे प्रेजेंट की क्वालिटी कैसी होगी, हमारे आज की क्वालिटी कैसी होगी, ये बहुत हद तक हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ न केवल आज पर, बल्कि भविष्य में भी हम कैसा होने वाले हैं, ये भी हमारे पास्ट पर डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कहने का मतलब ये, अगर हम पास्ट को मृत मानते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो शायद ज्यादा इंपैक्ट ना पड़ सके।
ना हमारे आज पर ना कल पर। लेकिन इसे अगर आप ऐसे सोचें कि पास्ट में आपसे कोई गलती हुई, पास्ट में आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई सपोज दैट, और आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया, आपने अच्छे से देखा कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई, आपने अच्छे से उसे ये देखा कि इसमें क्या क्या सुधार हो सकता था, तो वो क्या आपके प्रेजेंट को अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो आपके प्रेजेंट को बदल कर रख देगा, और जब ये प्रेजेंट बदलेगा तो इसका रास्ता आपके फ्यूचर तक भी जाएगा, और आपका फ्यूचर भी सर्टेनली चेंज होता चला जाएगा। इसलिए पास्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पास्ट को साथ लेकर ही चलना होगा। यहां से भी हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के निकलने की संभावना है। जैसे पहला, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज डैश एंड डायनेमिक। यहां पर क्या लिखा था हमने? अलाइव एंड डायनेमिक और डेड एंड स्टैटिक, ये हमारा पहला आंसर होगा। फिर पास्ट इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द डैश ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द डैश ऑफ आवर फ्यूचर। अभी जस्ट हमने देखा लास्ट लाइन में कि डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। यहां पर दो चीजें हैं कि एक तो ये प्रेजेंट की क्वालिटी को भी डिटरमाइन करता है और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को भी। इसके बाद जाकिर हुसैन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। इस सेंटेंस में आए हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं तो प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया, और कांस्टेंट मतलब होता है लगातार। रिन्यू, न्यू शब्द से बना हुआ, न्यू मतलब नया और री मतलब दोबारा, तो रिन्यूअल यानी कि उसे दोबारा नया करना। इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में, और प्रोसेस का अर्थ हमने जस्ट जाना प्रक्रिया, और ग्रोथ यानी विकास। ये शब्द बनता है ग्रो से, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, विकास करना, और ग्रो से बना ग्रोथ यानी उस चीज का विकास। नेशनल कल्चर, कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति, और कैरेक्टर का अर्थ होता है चरित्र, उसका गुण। तो यहां पर पूरे सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, किस चीज के कॉन्स्टेंट रिन्यूअल की बात कर रहे हैं? कि पास्ट के। इज इंडीड, वास्तव में क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। अगर हम अपने पास्ट को रिन्यू करते चलें, हमने जैसे अभी जस्ट एग्जांपल देखा था कि आप अपने पास्ट से सीखते हुए उसको नया करते हुए चले, तो वो प्रोसेस क्या चीज कहलाएगा? कि वो नेशनल कल्चर को, राष्ट्रीय संस्कृति को भी बढ़ाएगा और राष्ट्र के गुण को भी, चरित्र को भी बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है। आपने ये जाना कि कल मेरे जो दिन का शेड्यूल था उसमें ये गलतियां हुई मुझसे। आप अगर उन गलतियों को आज सुधारते हैं तो आप क्या होगा उसमें? तो उसमें सबसे पहली चीज ये होगी कि आपके जीने का तरीका बदलेगा, आपके दिन बिताने का तरीका बदल जाएगा। आज आप ज्यादा अच्छा दिन बिताएंगे। उसके साथ साथ क्या होगा? ये आगे चल करके आपके कैरेक्टर पर इंपैक्ट डालेगा, यानी कि धीरे धीरे आप में वो सुधार आते चले जाएंगे जो दूसरों को भी दिखने लगेंगे। कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो उन्हें दिखने लगेगा। और यही बात यहाँ पर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि हमें पास्ट से सीखना होगा, उसको कांस्टेंट रिन्यू करना होगा, और यही वो प्रोसेस है जो कि हमारे नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर के ग्रोथ का प्रोसेस बनेगा। इसके बाद जाकिर हुसैन कहते हैं, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई से इट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, and I may be forgiven the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. इस सेंटेंस में आए हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखें तो इट इज द बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस का अर्थ है काम, व्यवसाय या नहीं, कुछ भी नहीं है, व्यवसाय बिजनेस कुछ भी नहीं, ये यहाँ पर है बिजनेस यानी काम। एजुकेशन यानी शिक्षा। एज आई सी इट, सी का अर्थ है यहाँ पर समझना, कि जहां तक मैं समझ रहा हूं। मिनिस्टर का अर्थ है उसको देखना, उसको कंट्रोल करना, और कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। रिन्यूअल अभी जस्ट हमने देखा कि उसे नया बनाना दोबारा से। फॉरगिवन का अर्थ होता है माफी, फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, और फॉरगिवन मतलब होता है जिसे माफी मिले। प्रीजम्पशन मतलब कि अनुमान लगाना, उस चीज को अज्यूम करना। चॉइस, चुनाव, किसी भी चीज के लिए कि अगर हम किसी को चुन रहे हैं तो वो हमारा चॉइस कहलाता है। मेनली यानी मुख्य रूप से। एंटायरली का अर्थ होता है पूरी तरह। बीन ऑन अकाउंट ऑफ, के आधार पर, किस चीज के आधार पर? तो ऑन अकाउंट ऑफ। तो एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ाव, उस चीज से जुड़े रहना, उस चीज के साथ लंबे समय तक बने रहना। अब इस पूरे लाइन के मतलब को समझते हैं। पहले तो ये कहते हैं क्या कि अगर हम बात करें कि कांस्टेंट रिन्यूअल की, जो हम पास्ट का कांस्टेंट रिन्यूअल चाहते हैं, उसे हम लगातार नया बनाना चाहते हैं, तो जहां तक मैं समझता हूं ये शिक्षा का काम है।
कि वो इसको मिनिस्टर करे, वो इसको देखे, इसकी देखरेख करे कि कैसा काम चल रहा है। एंड आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ी मिल सकती है, मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ तक अनुमान लगाता हूँ कि मेरा चुनाव जो हुआ है इस हाई ऑफिस के लिए, ये जो राष्ट्रपति पद के लिए मेरा चुनाव हुआ है, वो मुख्य रूप से, अगर मैं पूरी तरह से नहीं बात करूँ तो कम से कम मुख्य रूप से तो इस वजह से ज़रूर हुआ है, इस आधार पर ज़रूर हुआ है कि मेरा लोगों के साथ, मेरे इस देशवासियों के साथ शिक्षा को लेकर के लंबे समय का जुड़ाव रहा है। मैं उनके शिक्षा से बहुत समय तक संबद्ध रहा, मैं उनसे जुड़ा रहा, एसोसिएटेड रहा। इस वजह से मेरा चुनाव हुआ इसमें। यानी कि एजुकेशन वो चीज़ है जो आपको राष्ट्रपति जैसे ओहदे तक लेकर के चली जाती है। यहां से भी कुछ पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स निकाले जा सकते हैं, जैसे इट इज द बिजनेस ऑफ डैश टू मिनिस्टर द कांस्टेंट रिन्यूअल ऑफ द पास्ट। तो किस चीज का काम है ये कि वो पास्ट के कांस्टेंट रिन्यूअल को देखे, तो वो हमने अभी देखा एजुकेशन का। Dr. Hussein's choice to the office has been made on account of his long association with the, किस चीज के एसोसिएशन के साथ, किस चीज से उनके लंबे जुड़ाव की वजह से उनका चुनाव हुआ था उस ऑफिस में, उस प्रेसिडेंट ऑफिस में, तो वो था एजुकेशन के लिए, कि वो लोगों के एजुकेशन से जुड़े हुए थे। इसके बाद जाकिर हुसैन कहते हैं कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. Important words, maintain. maintain का अर्थ होता है मैं उस पर अडिग हूं, मैं उस पर कायम हूं और मैं उसका अभी तक समर्थन करता हूं। कि प्राइम मतलब होता है मुख्य, इंस्ट्रूमेंट यानी औजार, हथियार, उसके लिए जो भी आप सामान प्रयोग करते हैं वो, नेशनल पर्पस यानी राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए, जो पूरे देश का एक उद्देश्य हो उसको राष्ट्रीय उद्देश्य कहते हैं, नेशनल पर्पस कहते हैं। क्वालिटी यानी गुणवत्ता, उसका कैसा गुणवत्ता रहेगा। एजुकेशन शिक्षा, इनएस्केपेबली, देखो यहाँ पर ये जो शब्द है आप ये देख पा रहे होगे कि इन एस्केप से बना हुआ है। आप यहाँ पर एस्केप का मीनिंग जान रहे हो कि एस्केप मीन्स होता है बचना, इन एस्केप यानी कि नहीं बच पाना, और इन एस्केपेबली यानी कि उस चीज से वो अलग नहीं रह सकता, उस चीज से जुड़ा हुआ ही रहेगा। इन्वॉल्व मतलब शामिल रहना। अब इसके पूरे मीनिंग को समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आई मेंटेन, मैं अभी भी इस चीज पर कायम हूं, मैं अभी भी इस चीज को कहूंगा कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य हथियार है। अगर हम शिक्षा की स्थिति को बेहतर नहीं बनाएंगे तो कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे पूरे देश में। और क्वालिटी जो होती है शिक्षा की किसी भी देश में, वो इनएस्केपेबली इन्वॉल्व, यानी कि वो पूरी तरह से शामिल होती है एक देश की क्वालिटी में। उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते, उसको एस्केप नहीं कर सकते आप वहां से कि चलो ठीक है हमने काम कर लिया कि एजुकेशन पर बाद में काम कर लेंगे, अभी बस सड़कें बना लेते हैं, अभी हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, बाजार बना लेते हैं, डैम बना लेते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको उस पर फोकस करना ही होगा। एजुकेशन को जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे एक देश की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। ऐसे में अगर आपके अंदर कभी भी ये थॉट आता है कि मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं इस देश को बेहतर बनाना चाहती हूँ, मैं इस देश के लिए पायलट बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं इस देश में एक अच्छी बिजनेस पर्सन बनना चाहती हूँ, या मैं आगे चल करके एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, तो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है आपका एजुकेशन। बिना एजुकेशन के आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। कभी कोई पहुंच से बन गए आप, कभी कोई तुक्का लगा के बन गए, कभी पैसा खिला के बन गए, तो वो वहां पर डिलीवर कभी नहीं कर पाएंगे जो कि सचमुच वहां पर जरूरत होगी, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप नहीं हो पाती हैं। इसलिए हमेशा एजुकेशन को प्रेफरेंस दीजिए। एजुकेशन को प्रेफरेंस देने का मतलब है अच्छे तरीके से टॉपिक्स को समझना। बस एक लाइन में आप इतना समझिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझिए, प्लस उसका फ्यूचर रिलेवेंस समझते हुए पढ़िए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं या मैं जो भी पढ़ रही हूं उसका मेरे भविष्य में कहां पर यूज होगा, और यूज है भी या नहीं। अगर वो यूज का नहीं है और केवल एग्जाम में स्कोर करने लायक है, केवल एग्जाम पास करने के लिए कंपलसरी है, तो उसे बस निपटा दीजिए। और जहां लग जाए कि ये भविष्य में मेरे काम आएगा उसको बहुत सीरियसली स्टडी कीजिए। चलिए, हमने अभी जहां तक पढ़ा उसमें शामिल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनकी संभावना है आपके बोर्ड में आने की। यहां पर पहला लाइन है कि डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो क्या चीज था हमारे लिए इसमें, तो वो एजुकेशन था कि एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है हमारे नेशनल पर्पस का। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डैश इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। अभी जस्ट हमने एक नया शब्द पढ़ा था, याद कीजिए, इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड।
वही चीज यहाँ पर शामिल होगा कि एजुकेशन जो है, क्वालिटी जो है एजुकेशन की, वो इनस्केपेबली इन्वॉल्व होती है एक देश की क्वालिटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। यहां तक में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखें एक बार। तो therefore का अर्थ होता है इसलिए। लॉयल्टी अभी जस्ट हमने पीछे देख लिया है कि वफादारी होता है। wheresoever चाहे जहां कहीं से भी, whomsoever चाहे जिस किसी ने भी, और कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना। यहां पर सेंस क्या निकला कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। अब यहां पर पूरी कहानी जो थी एजुकेशन का जो जिक्र आया था वो आया था उसके कांस्टेंट रिन्यूअल से, और कांस्टेंट रिन्यूअल की जरूरत बताई थी जाकिर हुसैन ने पास्ट को। तो पास्ट कल्चर के प्रति इसीलिए वो अपनी पूरी वफादारी की प्रतिज्ञा लेते हैं। वो कहते हैं कि चाहे ये पास्ट कल्चर कहीं से भी आया हो, wherever it may have come, whomsoever it may have been contributed, चाहे उसमें किसी ने भी योगदान दिया हो, मैं उससे कोई परहेज नहीं करूंगा कि किसने योगदान दिया, कैसे आया, लेकिन जो हमारा पास्ट कल्चर है मैं उसके प्रति खुद को जरूर समर्पित करूंगा। इसके आगे वो कहते हैं कि आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर। आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं उनमें एक है प्लेज। प्लेज का अर्थ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। टोटलिटी को हमने पहले पार्ट में देखा था, इसका अर्थ होता है पूर्णता। टोटल मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण, और टोटलिटी यानी पूर्णता, उसको एक साथ लाने वाला एलिमेंट। लॉयल्टी फिर से हमने देखा वफादारी। इररेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव का अर्थ होता है उससे जुड़ा हुआ। यहां पर इररेस्पेक्टिव यानी कि उससे बिल्कुल अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज है। तो क्या चीज? तो रिलीजन यानी धर्म, और लैंग्वेज यानी कि भाषा। इस सेंटेंस में क्या क्या कहा गया? तो पहले उन्होंने कहा कि आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं इस देश में जो संस्कृति है, उस देश की संस्कृति के एक होने के रूप में, उसको एक जगह पर लाने के रूप में, उसको कंप्लीट बनाने के लिए जो सेवा की जरूरत होगी मैं उसकी प्रतिज्ञा करता हूं। मैं वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं इस देश के प्रति, चाहे किसी भी धर्म की बात आए, चाहे किसी भी भाषा की बात आए। मैं कभी भी धर्म या भाषा की बात नहीं करूंगा जब इस देश के प्रति वफादारी की बात आएगी, मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूं। यहां से जो हमारा पॉसिबल ऑब्जेक्टिव निकल सकता है वो ये हो सकता है कि डॉक्टर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ डैश टू द कंट्रीज कल्चर। वो कंट्री के कल्चर की किस चीज के लिए अपने सेवा देने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो यहां पर हमने जस्ट अभी देखा था कि टोटलिटी, और ही प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, तो किस चीज से ऊपर उठकर वो देश के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा लेते हैं, तो रिलीजन और लैंग्वेज। इसके आगे वो कहते हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस and for the welfare of its people without distinctions of caste, color और creed। यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला एक शब्द आया हुआ है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है मजबूती। स्ट्रांग मतलब होता है ना मजबूत, उसी से निकला है स्ट्रेंथ यानी मजबूती। प्रोग्रेस यानी तरक्की, विकास, डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं। वेलफेयर यानी कि कल्याण को कहते हैं। लोग जो पिछड़े हुए हैं, लोग जो नीचे तबके में हैं, उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए जो हम कदम उठाते हैं वो कल्याणकारी कदम कहलाते हैं। डिस्टिंक्शन कहते हैं भेदभाव को, और कास्ट यानी जाति, और क्रीड कहा जाता है समुदाय को। एक पर्टिकुलर चीज में विश्वास रखने वाले लोगों का जो समूह होता है वो क्रीड कहलाता है, उसको समुदाय कहते हैं। अब इस पूरे लाइन के मतलब को समझते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं किस चीज की, कि मैं काम करूंगा किस चीज के लिए, इसके मजबूती के लिए और इसकी तरक्की के लिए, और इसके साथ साथ जो इसके लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी मैं काम करूंगा, बिना उनके जाति, रंग या समुदाय के भेदभाव के। इसके बाद डॉक्टर हुसैन कह रहे हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। द पीपल हैव चोजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। इंपॉर्टेंट वर्ड्स 3 है यहाँ पर। पहला शब्द है हमारे पास होल। होल मतलब होता है सारा। पीपल, चोजन, चूज मतलब होता है चुनना, चोजन यानी चुना, और सर्टेन यानी कि निश्चित। तो मीनिंग क्या निकला इस सेंटेंस का? ऑफ भारत इज माई होम।
जो इस चैप्टर का नाम है हमारा, भारत इज माय होम, इसी से लिया गया था कि भारत जो है ये पूरा का पूरा भारत मेरा घर है एंड इट्स पीपल, और इसके लोग क्या हैं, वो मेरे परिवार की तरह हैं। द पीपल हैव चोजन, लोगों ने मुझे चुना है, किस चीज के लिए, टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस पूरे परिवार का उन्होंने मुझे मुखिया बनाया है, उस पूरे परिवार को चलाने की मुझे जिम्मेदारी दी है। कब तक के लिए, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, हमेशा के लिए मैं नहीं हूं यहां पर, एक निश्चित समय के लिए मैं यहां पर हूं और मुझे इस परिवार को चलाना है एक हेड ऑफ द फैमिली की तरह। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडिवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें तो अर्नेस्ट का अर्थ होता है पूरे दिल से, ईमानदारी के साथ, एंडेवर यानी कि प्रयास करना, उस चीज के लिए एफर्ट लगाना, सीक मतलब उसकी कोशिश करना उसे पाने के लिए, और वर्दी यानी उसके लायक, इंगेज्ड यानी शामिल होना उस चीज में, फैसिनेटिंग दिलचस्प, बिल्डिंग अप उसे खड़ा करना, जस्ट का अर्थ है यहाँ पर न्यायपूर्ण, प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध, और ग्रेसफुल यानी कि सुंदर। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडिवर, ये मेरी पूरी ईमानदार कोशिश होगी, किस चीज को पाने की, टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ये जो भारत जो मेरा घर है इसे मैं सुंदर और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ईमानदार कोशिश करूंगा। अब वर्दी होम, उस चीज के लायक घर बनाने की, फोर, फिर से यहां पर फोर का अर्थ है क्योंकि ग्रेट पीपल, बहुत सारे महान लोग इसमें शामिल रहे हैं, किस चीज में, एक दिलचस्प काम में, कि इस देश को हम एक न्यायपूर्ण, एक समृद्ध और सुंदर जीवन की तरफ ले जा सकें, यानी कि हमारा जो पूरा प्रयास होगा इस देश को ऐसी तरफ ले जाने का, इस दिशा में ले जाने का होगा कि हम इसे एक न्यायपूर्ण बना सकें, एक न्यायपूर्ण देश बना सकें, यानी कि जहां पर किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो, समृद्ध हो, ये समृद्ध का अर्थ हुआ यहां पर कि कहीं किसी तरह की कमी नहीं हो लोगों के पास, और ग्रेसफुल भी हो, ये सुंदर भी दिखे, ऐसा ना हो कि हम न्यायपूर्ण और समृद्ध बनाने के चक्कर में इसको पूरा बर्बाद कर दें, इसकी सुंदर छटाओं को खत्म कर दें। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव निकल सकता है पॉसिबल, वो ये होगा कि ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द डैश टास्क, तो फैसिनेटिंग टास्क अभी जस्ट हमने बिल्डिंग अप अ जस्ट एंड डैश एंड ग्रेसफुल लाइफ, और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ था हमारे पास, प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्ध, यानी कि जो महान लोग थे वो किस चीज के लिए शामिल रहे थे, एक बहुत ही दिलचस्प काम में, इस देश को न्यायपूर्ण, इस देश को समृद्ध और इस देश को सुंदर जीवन की तरफ ले जाने के लिए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और समरी इस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स में अवेलेबल है, उसे जरूर ले लीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर को पैराग्राफ 9 तक पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो लास्ट पार्ट होगा, 9 ही पैराग्राफ है आपके इस चैप्टर में, तो हम लोग वहां तक इसे पढ़ेंगे। तो आपका काम रहेगा इसे अपने घर पर रहते हुए इसे पढ़िए वहां तक, और अच्छे तरीके से समझ करके अगले वीडियो में आइए। पैराग्राफ 9 तक रीडिंग दीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। हमने जहां तक पढ़ा पैराग्राफ 5 तक उसकी समरी लिखिए, चाहे हिंदी में ही लिखिए, जितना आपने सीखा उसे जरूर लिखिए। मैं हर सुबह 9 बजे वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो हर सुबह आप चाहें तो कॉपी लेकर बैठ सकते हैं। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ आप 5 लाइन 10 लाइन जितना लिख सकें, आपने जितना सुना समझा उसे लिखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। इसके साथ साथ जब आप पैराग्राफ 9 तक पढ़ें तो जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको टफ लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, उसे भी एक जगह नोट करके रखिए, ताकि अगले वीडियो को देखते समय आप उन्हें गौर कर सकें, आप उनको और अच्छे से समझ सकें। सिंगल इस चैप्टर का आप पीडीएफ नोट्स लेने के लिए सिर्फ 20 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और आपको मिल जाएगा नोट्स, आप अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के आखिरी पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग पैराग्राफ 9 तक समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए एक शानदार दिन बिताइए। वीडियो में लास्ट तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।